हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर रसप्रीत कौर हियर। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो हम कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसके अंदर हमने मॉनेटरी मेथड्स जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, राइट। तो इसके अंदर दैट इज पार्ट सेकंड, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉन मॉनेटरी मॉडल्स के बारे में ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, नॉन मॉनेटरी मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज को ना तो रुपी टर्म में मेजर करते हैं ना ही मनी टर्म्स में। एज नेम सजेस्ट कि नॉन मॉनेटरी मॉडल्स हैं, मनी टर्म्स के साथ वो डील नहीं करते। तो फिर किस में डील करते हैं? ये जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडाइसेस, इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज को मेजर करते हैं इन बेसिस के ऊपर। इसके अंदर ना बेटा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं उन्हें सिंपली इन्वेंट्री माना गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज के स्किल्स को, कैपेबिलिटीज को इन्वेंट्री माना गया। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक। जैसे बाकी चीजों का स्टॉक हमारे पास होता है, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग का भी हमारे पास स्टॉक है। उनके स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटीज हमारे लिए क्या है? इन्वेंट्री है। ठीक है, और कहते हैं कि विद सर्टेन एप्लीकेशंस या सम बिहेवियरल मेजरमेंट टेक्निक्स, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कुछ बिहेवियरल मेजरमेंट टेक्निक्स को यूज करके वो बेनिफिट्स गेन कर सकती है फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज एक इस तरह की इन्वेंट्री है हमारे पास जिसको कुछ बिहेवियरल मेजरमेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है उनसे गेन लिया जा सकता है, बेनिफिट्स डिराइव किए जा सकते हैं। तो ये है सिंपल मीनिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी मॉडल्स। तो इन स्लाइड्स के अंदर हम सबसे पहला जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्लैमहोल्ट्ज स्टोचैस्टिक रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। ये जो मॉडल है इसको इसके अंदर स्टोचैस्टिक का मतलब है बेटा हैविंग रैंडम प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक रैंडम प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये जो मॉडल है इसको स्टोचैस्टिक मॉडल भी बोला जाता है, विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 1971। इस मॉडल को सबसे पहले पब्लिश किया गया था एक आर्टिकल के अंदर। उस आर्टिकल का नाम है अ मॉडल फॉर ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन। क्लियर? देन ये जो मॉडल है ये लैव एंड स्क्वाट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल की इंप्रूवमेंट है। ये जो मॉडल है ये भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन्हीं वीडियोस के अंदर। और इसका मतलब क्या कह रहा है कि लैव एंड स्क्वाट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल था, जो उसकी जो ड्रॉबैक्स थे, जो कमियां थी, उसकी इंप्रूवमेंट है फ्लैमहोल्ट्ज स्टोचैस्टिक रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के अंदर बेसिकली क्या लिया गया है कि जो एक एम्प्लॉय होता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एम्प्लॉय मूवमेंट हो सकती है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव भी कर सकता है बिकॉज ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। ठीक है, या तो उसकी डेथ हो गई या वो रिटायर हो गया, तब भी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकता है। तो इसके अंदर फ्लैमहोल्ट्ज ने कुछ पॉसिबिलिटीज ली हैं कि एक पर्सन जो है ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लीव भी कर सकती है। ठीक है, फ्लैमहोल्ट्ज कहता है कि जैसे हम बाकी फिजिकल एसेट्स को परचेज कर सकते हैं, क्या हम ह्यूमन एसेट्स को परचेज कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी परचेज्ड और ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे आर फ्री टू इधर सर्व और टर्न ओवर। ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री होती हैं। फ्री मतलब कि चाहे तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सकती हैं, लेकिन चाहे तो वो मूव ऑन भी कर सकती हैं। टर्न ओवर होता है छोड़ के जाना। तो फ्लैमहोल्ट्ज कहता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, मतलब उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो इसके अंदर वो बेसिकली एम्फेसाइज कर रहा है डुअल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यू, कि एक पर्सन की वैल्यू दो तरीके से निकाली जाती है। दो तरीके कौन से हैं? एक तो कहता है कि हम ये मान के चलते हैं कि वो पर्सन अपनी एंटायर लाइफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, तो वो पूरी लाइफ के दौरान वो हमें पोटेंशियली क्या रियलाइज करा के देगा, यानी क्या इन रिटर्न देगा। देखो, द अमाउंट दैट ऑर्गेनाइजेशन कुड पोटेंशियली रियलाइज फ्रॉम हिज सर्विस इफ ही स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लो 25 साल का टाइम पीरियड है कि मतलब वो 25 साल काम करेगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 25 के 25 साल वो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा और वो 25 साल क्या कमा के देगा ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट वो कहता है कि कंसिडर ये भी करना है कि लाइक्लीहुड ऑफ लिविंग भी तो हो सकता है
कि मतलब ये भी तो हो सकता है उन 25 सालों में वो छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो कहता है डुअल एस्पेक्ट है वैल्यू को कैलकुलेट करने का। एक तो हम कर रहे हैं कि वो हमारे पास ही रहेगा एंटायर लाइफ, दूसरे में क्या कंसिडर करना है, टेकिंग इनटू अकाउंट द पर्सनल लाइक्लीहुड ऑफ लिविंग, कि वो कोई ना कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम ये मान रहे हैं कि वो हमारे पास ही रहेगा, दूसरे पॉइंट में हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसकी पर्सनल रीजन की वजह से वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकता है, ठीक है। अब ये जो मॉडल है बेटा, इसमें बेसिकली ये निकाला जाता है एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू। फिर से बोलो, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या रियलाइज कर सकती है फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्सेज। वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हिज कंडीशनल वैल्यू, कंडीशनल वैल्यू होता है किसी चीज का जाना, सेक्रीफाइस करना या लॉस होना, ठीक है, एस्टिमेटेड लॉस। और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है, या मतलब कि अगर वो छोड़ के चला जाता है तो क्या वैल्यू होगी, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंबरशिप मेंटेन करके रखता है तो क्या वैल्यू होगी। अब अगर वो छोड़ के जाना चाहता है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उसे कहीं और प्रमोशन मिल गई, हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में और बेटर हो जाएगी। कई बार कैसे लोग होते हैं कि हमें काफी टाइम तक यही नहीं पता चलता कि मेरे इंटरेस्ट का काम कौन सा है, तो कहीं ना कहीं अगर उसे रियलाइज हो गया कि ये मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी वहां पे डिक्लाइन हो रही है, तो बेटर है वो वहां पे जाए जहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। या फिर ट्रांसफरेबिलिटी, तो इन तीन चीजों की वजह से वो छोड़ के जा सकता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप, मेंबरशिप कैसे मेंटेन रह सकती है, अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई है जिसके अंदर वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा टाइम तक मेंटेन करके रखेगा अपनी मेंबरशिप को विद द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो हमने इसके अंदर निकालनी होती है एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू। वो कैसे आती है, कंडीशनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप, ये इसका फॉर्मूला है, कंडीशनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। क्लियर। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल कैन बी एक्सपेक्टेड टू रेंडर हिज सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, हमें स्पेसिफिक टाइम चाहिए कि कितने टाइम तक ये पर्सन हमें अपनी सर्विसेज दे सकता है। दूसरा हमें चाहिए होता है सर्विसेज स्टेट्स, मतलब जैसे अभी वो असिस्टेंट मैनेजर है, फिर वो मैनेजर बनेगा, फिर वो जनरल मैनेजर बनेगा, फिर वो फर्दर कोई पोस्ट लेगा, ठीक है। ये होती है सर्विस स्टेट्स, कि जो इंडिविजुअल है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी सर्विसेज स्टेट्स तक जा सकता है। तीसरा हमें चाहिए कि अगर वो पर्सन उस स्टेट को ऑक्युपाई करता है तो वो क्या वैल्यू डिराइव करके देगा। तीसरे में हम वैल्यू निकालते हैं कि अगर वो पर्सन हमारे साथ बना रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो फर्दर सर्विस स्टेट्स एक्वायर करता जा रहा है तो वो क्या वैल्यू डिराइव करके देगा। फिर लास्ट पे प्रोबेबिलिटी होती है, इन क्वेश्चंस के अंदर प्रोबेबिलिटी भी गिवन होती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहेगा और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे बढ़ेगा और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो छोड़ के भी जा सकता है। क्लियर। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, Mr. Ramesh Kumar is working as assistant professor in an organization where he has 3 service levels which he can occupy during his tenure. His chargeable hours along with billing rates are as under. तो एक बंदा है रमेश कुमार नाम का जो अभी तो ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपॉइंटेड है। फर्दर 3 सर्विस लेवल्स हैं जहां तक वो अपने टेन्योर के ड्यूरिंग पहुंच सकता है। देखो सर्विस लेवल है, अभी वो असिस्टेंट मैनेजर है, फर्दर वो मैनेजर भी बन सकता है, जनरल मैनेजर भी बन सकता है। कितने घंटे काम करना है, 4000, 3000, 2000, ठीक है। और पर आवर के अकॉर्डिंगली उसका बिलिंग रेट क्या है, 20 रुपीज पर आवर, 30 रुपीज पर आवर, 50 रुपीज पर आवर। आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि मान लो कंपनसेशन रेट है 50% और टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो गिवन एज अंडर शोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग द सर्विसेज स्टेट।
अभी मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी भी साथ में गिवन होती है, प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारे साथ बना रहेगा और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो अगली स्टेज को एक्वायर कर पाएगा, कि असिस्टेंट मैनेजर से वो मैनेजर बन पाएगा, और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जा सकता है। तो फर्दर ये भी क्वेश्चन में गिवन है, देखो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, 5 साल का डाटा गिवन है फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। पहले साल में तो 80% चांसेस है कि वो असिस्टेंट मैनेजर ही रहेगा, ठीक है। दूसरे साल में ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि 60% चांसेस हैं कि वो असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, 40% चांसेस हैं या तो वो चला जाएगा या वो मैनेजर बन जाएगा। थर्ड ईयर में 20% चांसेस हैं कि वो असिस्टेंट मैनेजर ही रहेगा, और बाकी के 80% चांसेस में से क्या है, 50% चांसेस है कि वो मैनेजर बन जाएगा, 10% चांसेस है कि वो जनरल मैनेजर बनेगा, और फिर से 20% चांसेस है कि वो छोड़ के भी जा सकता है। अब ऑब्वियसली 3 साल हो गए उसे काम करते हुए, तो चौथे साल में वो असिस्टेंट मैनेजर तो नहीं रहेगा। तो चौथे साल में क्या कह रहे हैं कि 60% प्रोबेबिलिटी है कि वो मैनेजर रहेगा, 30% प्रोबेबिलिटी है कि वो जनरल मैनेजर बन जाएगा, और 10% प्रोबेबिलिटी है कि वो छोड़ के चला जाएगा। लास्ट ईयर में क्या कह रहे हैं, अब और साल बढ़ गए तो वो 30% चांसेस हैं कि मैनेजर ही रहेगा, और 60% चांसेस हैं कि वो जनरल मैनेजर बन जाएगा, एंड 10% चांसेस हैं कि वो छोड़ के चला जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी चार्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। इसी के बेसिस पे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे क्या कहते हैं, विद द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्विस ऑफ मिस्टर रमेश कुमार कंसीडरिंग डिस्काउंट फैक्टर 10%। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है नेट इकोनॉमिक वैल्यू। नेट इकोनॉमिक वैल्यू, लास्ट कॉलम देखो नेट इकोनॉमिक वैल्यू का। तो उसके लिए सबसे पहले कॉलम में हमने क्या लिया, सर्विस लेवल, वो क्या है असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर। उसके बाद बिलिंग रेट हमें गिवन थे, ठीक है, वो हमने ले लिए 20, 30, 50। आवर्स भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 4000, 3000, 2000। ग्रॉस इकोनॉमिक वैल्यू कैसे आती है, इनको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करो बिलिंग रेट विद द आवर्स, 4000 इंटू 20 80,000, 3000 इंटू 30 90,000, 2000 इंटू 50 1 लाख। कंपेंसेशन कितनी है 50%, ये कंपेंसेट कर दो, खत्म कर दो 50%, ठीक है। तो ग्रॉस इकोनॉमिक वैल्यू में से कंपेंसेशन माइनस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट इकोनॉमिक वैल्यू। क्लियर हो गया, नेट इकोनॉमिक वैल्यू तक समझ आ गया कैसे निकालते हैं। नेट इकोनॉमिक वैल्यू ग्रॉस इकोनॉमिक वैल्यू माइनस कंपेंसेशन, क्लियर। दैट इज 80,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 40,000, 90,000 माइनस 45,000 इज इक्वल टू 45,000, 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000। ये हमारे पास आ गई नेट इकोनॉमिक वैल्यू। अब हमने निकालना है एक्सपेक्टेड कंडीशनल वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड कंडीशनल वैल्यू में बेटा देखो, फर्स्ट ईयर में देखो, फर्स्ट ईयर में असिस्टेंट मैनेजर बनने की उसकी असिस्टेंट मैनेजर रहने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, देखो पिछले में, देखो प्रोबेबिलिटी चार्ट में देखो 0.80। अब आगे जो हम निकाल रहे हैं ना उसमें हमने एग्जिट वाली नहीं लेनी, एग्जिट वाली लाइक 20%, 20%, 20%, 10%, 10% ये नहीं लेनी। कितनी लेनी है, फर्स्ट में टोटल 80% है, सेकेंड ईयर में भी टोटल 80% है, एग्जिट वाली को छोड़ दो, थर्ड में भी टोटल 80% है, फोर्थ में 90% है, फिफ्थ ईयर में भी 90% है, ठीक है। अब देखो दोबारा टेबल, तो फर्स्ट ईयर में असिस्टेंट मैनेजर ही रहने की प्रोबेबिलिटी है 0.80 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, एग्जिट को छोड़ के, एग्जिट को छोड़ के टोटल प्रोबेबिलिटी है 0.80 इंटू 40,000। ये 40,000 कौन सा है, नेट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर। असिस्टेंट मैनेजर में हमने नेट इकोनॉमिक वैल्यू निकाली है, तो तीनों सालों में वही नेट इकोनॉमिक वैल्यू आ रही है, दैट इज 40,000, 40,000, 40,000। तीनों सालों में नीचे टोटल भी वही लेना है, एग्जिट को छोड़ के तीनों सालों में जो प्रोबेबिलिटी का टोटल है वो है 80%, 80, 80, 80 तीनों में ले लिया। और ऊपर हमने कौन सी लेनी है, फिर से देखो चार्ट, असिस्टेंट मैनेजर में कंसेक्यूटिवली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आ रही है 80, 60, 20, वही हमने फर्दर ली है,
80 60 20। फोर्थ ईयर में वो असिस्टेंट मैनेजर नहीं रहेगा, फिफ्थ में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर का टोटल आ गया 80,000, ठीक है। इसी तरह से मैनेजर वाले कॉलम में वो फर्स्ट ईयर में तो मैनेजर मतलब नहीं बन सकता, तो इसलिए मैनेजर वाला कॉलम खाली है। आगे हम कैसे निकाल रहे हैं, 0.20 डिवाइडेड बाय टोटल 0.80 इंटू 45,000 कौन सा है, नेट इकोनॉमिक वैल्यू, जो इससे पिछले टेबल में हमने निकाली। तो नेट इकोनॉमिक वैल्यू चारों साल में एक जैसी लिख ली हमने, 45,000 45,000 45,000 45,000। नीचे प्रोबेबिलिटी का टोटल लेना होता है एग्जिट को छोड़ के, एग्जिट वाली प्रोबेबिलिटी को छोड़ के। वो हमारा सेकेंड ईयर में बन रहा है 80%, थर्ड ईयर में बन रहा है 80%, फोर्थ ईयर में बन रहा है 90%, फिफ्थ ईयर में भी बन रहा है 90%। और ऊपर हमने कौन सी लेनी है, जो हमें क्वेश्चन वाले टेबल में गिवन है। अब मैनेजर वाला प्रोबेबिलिटी चार्ट देखो, सेकेंड ईयर में 20%, थर्ड ईयर में 50%, फोर्थ ईयर में 60%, फिफ्थ ईयर में 30%, राइट। तो यही हमने यहाँ पे लिया हुआ है 20 50 60 30। क्लियर हो गया। तो इसका टोटल आ गया 84,375। तो इसी तरीके से हमने निकाल ली जर्नल मैनेजर का एक्सपेक्टेड कंडीशनल वैल्यू, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होगी बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको क्लियर कर लेंगे, राइट। तो इसी तरह से टोटल निकाल लिया हमने। अब फर्दर हमें क्या चाहिए, फर्दर हमने निकालना है फाइनली एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू में सबसे पहले कॉलम में हमने 5 के 5 साल ले लिए, 1 2 3 4 5। सेकेंड कॉलम में हमने अभी जो पिछले टेबल में कंडीशनल वैल्यूज निकाली हैं, 40,000 41250 44375 4667 48,333। दिखाऊं फिर से, देखो ये जो नीचे निकाली गई है ना टोटल में, देखो 40,000 41,250 44,370 46,667 48,333 एंड लास्ट में टोटल क्या आ रहा है 2,20,625। तो यही हमने लिया है सेकेंड कॉलम के अंदर। फिर प्रोबेबिलिटी में हम लेते हैं एग्जिट वाली प्रोबेबिलिटी को छोड़ के, एग्जिट वाली प्रोबेबिलिटी छोड़ दो 0.80 0.80 0.80, और फोर्थ फिफ्थ ईयर में वो थी 90% 90%, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को। एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आएगी, 40,000 इंटू 0.80 वो आ जाएगा 32,000, फिर 41,250 इंटू 0.80 वो आ जाएगा 33,000। तो इस तरीके से सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमारे पास फोर्थ कॉलम आ जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ कॉलम में हमने लेना है डिस्काउंट फैक्टर। जो डिस्काउंट फैक्टर है, वैसे तो काफी सारी बुक्स के पीछे डिस्काउंट फैक्टर का टेबल गिवन होता है, वहां से आप 10% की ये वैल्यूज उठा सकते हो। अदरवाइज ये आप कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1 + r रेज टू पावर t टाइम पीरियड, ठीक है। तो उससे ये कैलकुलेट हो जाती है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो डिस्काउंट रेट्स हैं इनको अप्लाई करना है फोर्थ कॉलम के ऊपर, दैट इज 32,000 इंटू 0.909, 33,000 इंटू 0.826, 35,500 इंटू 0.751। तो इसी तरीके से सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्विसेज। ये जो टोटल आया है दैट इज 1,38,705। तो फ्लेमहोल्ट्ज मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर ये पर्सन हमारे पास 5 साल रहता है तो वो हमें कितनी फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू डिराइव करके दे सकता है, 1,38,705 रुपीज। तो क्लियर हुआ आपको ये मॉडल। तो कुछ इस तरीके से ये मॉडल वर्क करता है। तो अब लास्ट में देखो ये मॉडल कहता क्या है, ये कहता है कि इंडिविजुअल वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल ट्रेड्स एंड स्किल्स। जो इंडिविजुअल की वैल्यू डिराइव करी गई है वो सिर्फ उसी के ट्रेड्स या स्किल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिटर्मिनेंट सच एज इंडिविजुअल को क्या रोल दिया जा रहा है, मैनेजमेंट क्या स्टाइल अडॉप्ट कर रही है और उसे क्या रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ये मॉडल, और इसी के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कि एक पर्सन या ह्यूमन रिसोर्स कितनी वैल्यू जनरेट करके दे सकता है टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो होपफुली आपको ये मॉडल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो मॉडल्स हैं वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.